मैं डॉक्टर अनिल कुमार पांडे, सहायक प्राध्यापक अर्थशास्त्र, शासकीय ग्राम भारती महाविद्यालय हरदी बाजार, जिला कोरबा के अंतर्गत आज ऑनलाइन अध्यापन कार्यक्रम के अंतर्गत एमए फोर्थ सेमेस्टर के विषय मैक्रो इकोनॉमिक्स पर यूनिट 3 के अंतर्गत व्यापार चक्र पर अध्ययन करेंगे। छात्रों, जैसा कि पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा, व्यापार चक्र की स्थिति, विशेषताएं एवं हार्ट्रे एवं किन्स के विनियोग बचत सिद्धांत का अध्ययन किया। हम इसी क्रम में हम आज काल्डोर के व्यापार चक्र सिद्धांत पर चर्चा करेंगे। छात्रों, हम काल्डोर के व्यापार चक्र सिद्धांत के ऊपर सबसे पहले प्रस्तावों पर चर्चा करेंगे। कैम्ब्रिज अर्थशास्त्री प्रोफेसर निकोलस काल्डोर सन 1940 में व्यापार चक्र संबंधी विचार दिए, जिसमें उन्होंने प्रोफेसर किन्स के बचत विनियोग व्यापार चक्र के सिद्धांत में संशोधन करते हुए एक नया दृष्टिकोण दिया, जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया कि किन्स बचत निवेश के रेखीय या समानता पर आधारित व्यापार चक्र दिया, जबकि काल्डोर ने स्पष्ट किया कि बचत निवेश में असमानता या अरेखीय स्थिति व्यापार चक्र को जन्म देता है। इस प्रकार काल्डोर के अनुसार व्यापार चक्र दबावों का प्रभाव है जो अर्थव्यवस्था को नियोजित बचत और नियोजित निवेश की समानता की ओर ले जाता है, और वह इन दोनों का अंतर ही व्यापार चक्र को जन्म देता है। अतः काल्डोर ने व्यापार चक्र के लिए बचत एवं निवेश में असंतुलन को ही उत्तरदायी माना है, अर्थात बचत या तो अधिक हो जाए या निवेश अधिक हो जाए, तभी अर्थव्यवस्था में आर्थिक उच्चावचन होता है। इस प्रकार किन्स और काल्डोर के बचत निवेश के दृष्टिकोण को हम निम्न रेखा चित्र के द्वारा अध्ययन करेंगे। छात्रों, हम काल्डोर के बचत और विनियोग की स्थिति को निम्न रेखा चित्र के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। रेखा चित्र ए में OY पर I एवं खड़ी रेखा पर IS को दर्शाया गया है। वहीं बी रेखा चित्र पर OI पर I तथा खड़ी रेखा पर IS को प्रदर्शित किया गया है। रेखा चित्र A तथा B में I तथा S संतुलन I स्तर Y0 पर समान है, परंतु दोनों में एकल संतुलन की स्थिति है। चित्र के भाग A में Y0 के आगे I बड़ा है S से, जो अस्थिर संतुलन की स्थिति है, जो असीमित प्रसार, पूर्ण रोजगार तथा मुद्रा प्रसार की दशा उत्पन्न करेगी। वही चित्र का भाग B में यदि S बड़ा है I से, तो इसका अर्थ है कि Y0 के नीचे या पहले शून्य उत्पादन गति और रोजगार तथा अर्थव्यवस्था को पतन की ओर ले जाएगी। काल्डोर रेखीय बचत तथा निवेश फलन को व्यापार चक्र के लिए उत्तरदायी नहीं मानता। काल्डोर ने गैर रेखीय फलन के आधार पर व्यापार चक्र की व्याख्या की है, जिसे हम निम्न निवेश फलन एवं आय फलन के द्वारा स्पष्ट करेंगे या बचत फलन के द्वारा स्पष्ट करेंगे। छात्रों, हम सबसे पहले निवेश फलन की स्थिति को स्पष्ट करेंगे, जहां रेखा चित्र में OY पर I तथा खड़ी रेखा पर निवेश को दिखाया गया है, जिसमें गैर रेखीय फलन को प्रदर्शित किया गया है, जहां अर्थव्यवस्था प्रसार की ओर अग्रसर होता है, जिसे I वक्र के साथ साथ बाईं ओर गति द्वारा प्रदर्शित किया गया है। जहां I वक्र बराबर है, स्पष्ट है कि आय के निम्न स्तर अप्रयुक्त क्षमता है तथा शुद्ध निवेश शून्य है, परंतु जब प्रसार प्रारंभ हो जाता है तब संचित पूंजी का ऋणात्मक उत्पादन एवं लाभ के ऊंचे स्तरों को अपेक्षा निवेश अधिक शक्तिशाली हो जाता है। इसके विपरीत आय के ऊंचे स्तर पर जब अर्थव्यवस्था संकुचन में प्रवेश करते हैं तो I वक्र पुनः सपाट हो जाता है और शुद्ध निवेश कम हो जाता है, क्योंकि लागत में वृद्धि, बढ़ी हुई लागतें तेजी से प्रसार को रोकती है। इससे उत्पादन की गति धीमी पड़ जाती है। अर्थात वर्तमान पूंजी स्टॉक चालू उत्पादन से अधिक है। यह स्थिति निवेश को और कम कर देती है, फलस्वरूप आय में गिरावट आती है तथा इसके संचयी प्रभाव से अर्थव्यवस्था संकुचन की ओर जाती है। छात्रों, हम बचत फलन का अध्ययन करेंगे। जैसा कि निवेश फलन के समान ही बचत फलन को हम निम्न रेखा चित्र से स्पष्ट कर सकते हैं, जहां पर OI पर I और खड़ी रेखा पर बचत को दिखाया गया है। इस गैर रेखीय बचत फलन में आय के एक बहुत निचले स्तर पर बचत बहुत कम हो जाती है तथा यह ऋणात्मक भी हो सकती है। इस तरह प्रसार की अवस्था के दौरान MPS अधिक होती है।
आय के समान स्तरों पर बचत में वृद्धि कम दरों से होगी। इसे एस रेखा के मध्य भाग द्वारा दर्शाया गया है। परंतु आय के बहुत ऊंचे स्तर पर बचतें बहुत अधिक होंगी, अर्थात लोग अपनी आय का एक बड़ा भाग बचाएंगे। इस प्रकार व्यापार चक्र को बढ़ावा मिलता है। छात्रों, अब हम काल्डोर की अवस्था की प्रसार अवस्था पर चर्चा करेंगे। काल्डोर अपनी व्यापार चक्र की प्रसार अवस्था को 3 भागों में बांटा है, जिसे हम निम्न रेखा चित्र द्वारा निरूपित कर सकते हैं। जहां अवस्था प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय भागों में बांटा गया है, जहां OI पर आय और खड़ी रेखा पर बचत एवं निवेश को दिखाया गया है। अब हम प्रथम अवस्था पर चर्चा करेंगे। उपरोक्त रेखा चित्र में पहली अवस्था Y0 से प्रारंभ होती है, जहां अर्थव्यवस्था C बिंदु पर संतुलन में है, परंतु यह अस्थिर संतुलन का बिंदु है। बिंदु C के ऊपर की ओर स्थानांतरण दर्शाता है कि I बड़ा है S से, जो अर्थव्यवस्था को प्रसार की ओर ले जाती है। चूंकि निवेश दर ऊंची है, अतः अर्थव्यवस्था में पूंजी स्टॉक तेजी से बढ़ता है, लेकिन पूंजी स्टॉक के बढ़ने से पूंजीक सीमांत उत्पादकता घट जाती है तथा निवेश रेखा नीचे की ओर चली जाती है। उसी समय जब अर्थव्यवस्था की पूंजी स्टॉक में वृद्धि होती है, तो यह अर्थव्यवस्था की आय में बढ़ोतरी करता है, जिससे उसके बचतों में वृद्धि हो जाती है। अतः बचत वक्र ऊपर की ओर परिवर्तित हो जाता है। छात्रों, इस प्रकार से अब हम अवस्था 2 और 3 रेखा चित्र की स्थिति को स्पष्ट करेंगे, जिसमें दूसरी अवस्था में निवेश वक्र I के नीचे की ओर विवर्तित करने तथा बचत वक्र S के ऊपर की ओर विवर्तित होने से बिंदु C बिंदु B के पास आ जाता है, जैसा कि उपरोक्त रेखा चित्र अवस्था 2 में प्रदर्शित किया गया है। I वक्र के नीचे की ओर तथा S वक्र के ऊपर की ओर विवर्तित होने की यह प्रक्रिया चलती रहती है, जब तक कि दोनों वक्र एक दूसरे के प्रति छेद नहीं करते तथा बिंदु C और B मिल नहीं जाते, जैसा कि तीसरी अवस्था में दर्शाया गया है। इस स्थिति में दोनों दिशाओं में S बड़ा है I से, नीचे की दिशा में यह एक अस्थिर संतुलन की स्थिति है। यह अर्थव्यवस्था को नीचे की ओर ले जाती है, जब तक कि अवस्था 3 में बिंदु A नहीं पहुंच जाता। छात्रों, इस प्रकार से हम अभी प्रसार की अवस्था पर चर्चा किए। अब हम काल्डोर के संकुचन प्रावस्था की स्थिति को निम्न 3 रेखा चित्र के माध्यम से चौथी, पांचवी और छठवीं द्वारा स्पष्ट करेंगे, जिसमें रेखा चित्र OI पर आय को दिखाया गया है एवं खड़ी रेखा पर बचत और निवेश को प्रदर्शित किया गया है। उपरोक्त तीनों रेखा चित्र की अवस्थाओं का विश्लेषण हम निम्न प्रकार से करेंगे, जहां हम प्रथम चौथी अवस्था पर Y1 से प्रारंभ करते हैं, जहां चौथी अवस्था में बिंदु A से संबंधित है। यह अल्पकालीन स्थिर संतुलन का बिंदु है तथा यहां आय का स्तर बहुत निम्न है। इस प्रकार आय के इस निचले स्तर दीर्घकाल में अप्रयुक्त क्षमता के कारण पूंजी स्टॉक कम हो जाता है तथा निवेश वक्र I ऊपर की ओर विवर्तित होता है। साथ ही बचत कम हो जाती है, जो बचत वक्र के नीचे की ओर विवर्तित कर देती है। इस तरह I वक्र के ऊपर की ओर विवर्तित होने तथा S वक्र के नीचे को विवर्तित होने से A तथा C स्थितियां पास आ जाती हैं, जैसा कि रेखा चित्र की पांचवी अवस्था में प्रदर्शित किया गया है। यह प्रक्रिया I S के स्पर्श करते तक चलती है, जब तक A एवं C मिल नहीं जाती, तो वह छठवीं अवस्था पर दिखाया गया है। परंतु Y1 I स्तर पर A धन C की यह स्थिति ऊपर की दिशा में अस्थिर है, क्योंकि I बड़ा है S से। यह प्रसार की अवस्था की ओर ले जाएगी, जब तक कि अर्थव्यवस्था बिंदु B पर आय के ऊंचे स्तर Y2 पर नहीं पहुंच जाती। बिंदु B से I तथा S वक्र धीरे धीरे चित्र के I अवस्था में दिखाई गई स्थितियों पर पहुंच जाएंगे और चक्रीय प्रक्रिया पुनः प्रारंभ हो जाएगी। इस प्रकार उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि काल्डोर मॉडल में व्यापार चक्र की लंबाई और अवधि समान हो आवश्यक नहीं है। वास्तव में यह इस बात पर निर्भर करता है कि I तथा S वक्रों की ढलान तथा प्रत्येक चक्र की किस दर से विवर्तित होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं काल्डोर ने व्यापार चक्र के सिद्धांत की व्याख्या में न तो त्वरण नियम और न ही मौद्रिक तत्वों का प्रयोग किया है। साथ ही वह यह प्रदर्शित करता है कि किसी वृद्धि कारक के न होने पर भी एक व्यापार चक्र किस तरह अस्तित्व में आ जाता है। धन्यवाद।